बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। अच्छी सुबह का आगाज़ हुआ है तो दुआ करते हैं कि इस सुबह का आगाज़ जितना खूबसूरत हुआ है, इख्तिताम भी अच्छा हो और आने वाला हर दिन पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो। इंशाल्लाह ये दुआ है हम सब के दिलों से निकलती है। और आज के प्रोग्राम में अगर हम बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले ख़ास तौर पे PSL के बारे में हम बात करेंगे कि PSL का आगाज़ होने जा रहा है, उसके 7वें एडिशन का। तो यकीनन लोगों में काफ़ी जोशो जज्बा पाया जा रहा है क्योंकि जब से PSL पाकिस्तान में शुरू हुआ है, पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें तो बहाल हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी पाकिस्तान में दोबारा से जिंदा हो गई है, यही कहना चाहिए। क्योंकि श्रीलंका वाला जो मामला हुआ था श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ, उसके बाद से पाकिस्तान काफ़ी डाउन जा रहा था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कस्टम हुकाम की तहवील में जो कीमती बाज थे उनकी हलाकत के मामले के हवाले से हम बात करेंगे कि ये मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। और कराची में कोरोना बेकाबू है। हम तकरीबन हर शो में इस हवाले से बात करते हैं कि कराची में कोरोना की शरह बहुत ज़्यादा है, क्यों है और अभी क्या सिंध हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या सख्तियाँ होने जा रही हैं, इस पे भी आपको हम आगाह करेंगे। और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में गुर्दों के डॉक्टर्स भी होंगे, गुर्दों की बीमारियों के हवाले से जो कि हम लोगों को नहीं मालूम कि बेसिक गुर्दों की बीमारी कहाँ से शुरू होती है और उसकी अलामात क्या होती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कोरोना की सूरत हाल की जैसे कि बात करें, कराची में कोरोना केसेस की शरह एक मरतबा फिर से 40% हो गई है। मैंने कल भी प्रोग्राम में ये बात की थी कि काफ़ी ज़्यादा ये केसेस जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं और ये केसेस बढ़ने के बावजूद, मतलब ये बावजूद इसके कि ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, हम हर रोज़ ये रिपोर्ट करते हैं टीवी पे, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं या जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर बिल्कुल भी SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लोग मास्क लगाना नहीं चाहते हैं, लोग डिस्टेंस रखना नहीं चाहते हैं, जो भी SOPs हैं उन पर अमल करना नहीं चाहते हैं। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। हम सबको इस पर सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम अपनी सेहत को और अपने साथ जितने लोग हैं उन सब की सेहत को खुद ख़तरे में डालें। अच्छा जनाब, ये जो ग्रीन लाइन बसें हैं इनमें सफ़र करने वालों में से अक्सर मास्क तक पहनने को तैयार नहीं हैं और तालीमी इदारों में भी कोरोना के मुसलसल केसेस सामने आ रहे हैं। तो अभी शहर की जो इंतज़ामिया है या सिंध हुकूमत है वो क्या पाबंदियाँ करने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। मोना सिद्दीकी कराची से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मोना। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। टॉपिक तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट लिया है मोना। अब तो ये रोज़ का टॉपिक है, मतलब हमारे लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हर रोज़ प्रोग्राम में हम इस पे लाजमी बात करते हैं कि कोरोना की जो 5वीं लहर है वो किस हद तक ख़तरनाक है और लोग इस पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं जो SOPs हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसा कि कराची में जो शरह फ़ीसद है वो 40.91% गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड की गई थी और ये बहुत ज़्यादा शरह है। लेकिन जहां अगर हम करें SOPs पे अमल दरामद की तो लोग ऐसा लगता है कि जैसे ज़्यादातर लोग जो हैं वो संजीदा नहीं हैं, SOPs पर अमल दरामद नहीं करते, जबकि हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से भी अहकामात जारी हो गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई जाए और ख़ास तौर पर जो फेस मास्क है उसको वेयर किया जाए पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ रश के मकामात हैं। लेकिन हमें SOP पे अमल दरामद इंतहाई कम शरह में नज़र आता है। मैं इस वक्त पब्लिक प्लेस पर मौजूद हूँ, बस स्टैंड भी है जबकि ग्रीन लाइन का स्टेशन भी यहाँ पर मौजूद है। लोगों का रश भी है, आमदोरफ्त हो रही है, ट्रैफिक का भी रश है, लेकिन जो हमें पब्लिक है वो बहुत कम लोग ऐसे नज़र आते हैं जो कि मास्क वेयर किया हुआ होता है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि बगैर मास्क के ही जाते हैं। अगर हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि जनाब मास्क क्यों नहीं पहना, तो कहते हैं कोरोना है कहाँ। ये तो शायद एक ड्रामा है कि हर बार आ जाता है और फिर चला जाता है। और कुछ का कहना तो ये है कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ है। TV खोलते हैं तो पता चलता है कि कोरोना है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। ये अपनी बस का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही इन्होंने SOPs का खुसूसी तौर पे कोई उस पर अमल दरामद करते हैं। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की तो
कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे जो अभी तक वैक्सीन लगाने पर आमादा भी नहीं हुए। लेकिन बहुत से जो एक एलिट क्लास है वो अपनी तकरीबन जो है अपनी दोनों डोज जो है वो कंप्लीट कर चुकी है, और अब एलिट क्लास जो है वो बूस्टर लगा रही है। जबकि अगर हम मिडिल क्लास में देखें तो उनमें भी काफ़ी हद तक हमें ये देखा गया है कि वो भी जो है वैक्सीन लगवा चुके हैं और अब बूस्टर पर आ गए हैं। अगर वैक्सीनेशन सेंटर की हम बात करें, कराची का जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है एक्सपो सेंटर, वहाँ पर अमले की गुज़िश्ता 3 रोज़ से हड़ताल जारी है। वहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल इस वक्त बिल्कुल रुका हुआ है। उनकी तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस जो उन्होंने काम है वो रोका हुआ है। डेटा ऑपरेटर्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं और आईटी का जो दीगर अमला है वो तमाम के तमाम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए और एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी तनख्वाहें अदा नहीं कर दी जाएंगी उस वक्त तक हम काम दोबारा शुरू नहीं करेंगे। एक तरफ शहर में कोरोना की शरह बढ़ती जा रही है, रोज़ ब रोज़ 40% तक पहुंच चुकी है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंतज़ामिया जो है वो शायद संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर उनके मामलात हल करें ताकि वैक्सीन लगाने का अमल मोना, यहाँ पे एक जो बड़ा अहम सवाल है मौके की मुनासबत से अगर कहूँ कि आज से PSL भी शुरू हो रहा है और वो कराची से ही शुरू हो रहा है, तो ये अब इंतज़ामिया किस तरह इस चीज़ की श्योरिटी दिलाएगी कि भाई जो लोग PSL देखने जा रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं? क्योंकि ये तो साफ एलामिया जारी हो गया था कि PSL सिर्फ 25% लोग देख सकते हैं और उनका फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। तो ये अब किस तरह इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे? अच्छा देखिए, बड़े मज़े की बात है क्योंकि PSL का आज से स्टार्ट हो रहा है, आगाज़ हो रहा है, और जो नौजवान नस्ल है वो काफ़ी पुरजोश है क्योंकि तमाम तालीमी इदारों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर इंस्टीट्यूट में अब कोविड वैक्सीन को मस्ट करार दे दिया गया है। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर हमें दिखाई देती है कि हमने वैक्सीन लगवानी है, हमारा रिज़ल्ट रुक जाएगा या हमारी दीगर तालीमी सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकेगा। और अब जो PSL शुरू हो रहा है तो उन लोगों ने मैच भी तो देखना है। तो जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे अब वो आमादा हो गए हैं। और वैक्सीन सेंटर पे अगर आप देखें तो वहाँ पर नौजवानों का बहुत रश है कि हमें वैक्सीन लगवानी है, हमें टिकट लेना है और अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करना है। लेकिन तो ये एक अच्छी बात है कि लेकिन मोना, इसका मतलब है कि हम लोगों पे जब सख्ती की जाती है या कोई ऐसी हमारी मनपसंद चीज़ सामने आ रही हो जहाँ पे हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, हम तो ही इस तरफ आते हैं कि हम वैक्सीनेशन करवा लें या जो हुकूमत की तरफ से अहकामात हैं उन पर अमल कर लें, वरना हम आम रूटीन में बिल्कुल इस पर अमल नहीं करते। जी जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ज़रा बात करेंगे, शहरी हैं। सर ये बताइए कि आपने मास्क पहना हुआ है लेकिन प्रॉपर नहीं पहना हुआ, क्या हम लोग संजीदगी से अमल दरामद नहीं करना चाहते? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपकी सारी बातें सुनी, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बातें। अच्छा, प्रॉपर मास्क के हवाले से बात यह है कि मास्क जो हमारे यहाँ मिल रहे हैं वो लोकल भी है और वो इस तरह के बने हुए कि वो उसको प्रॉपर पहनना भी मुश्किल होता है। एनी हाउ ये हर शहरी की जिम्मेदारी है कि मास्क ले, अच्छा ले। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि अच्छे मास्क अच्छा ने ये शहरी तो आपकी बातें भी सुन रहे थे, उन्होंने इस हवाले से आपसे बातें भी कर रहे हैं, लेकिन मोना ये बताइए इंतज़ामिया अभी क्या कर रही है इस सिलसिले में? क्योंकि आपने बताया कि कोई भी ऐसे जैसे संजीदा नहीं लग रहा और मैंने PSL का भी अभी जिक्र किया, वो भी शुरू होने जा रहा है, तो अब इंतज़ामिया इस पर कितनी सख्ती से अमल करवा रही है? देखिए, इंतज़ामिया का बस अहकामात तो जारी कर देती है लेकिन हम देखते हैं कि उस पर अमल दरामद जो है वो हमें चंद फीसद ही नज़र आता है। अगर हम बात करें कि स्कूल कॉलेजेस में तो उन्होंने पाबंद कर दिया है, सरकारी इदारे हैं या प्राइवेट सेक्टर के भी जो हैं मुलाजमीन, उनको भी जो है ये कर दिया गया है कि ज़रूर से ज़रूर जो है SOPs पर भी अमल दरामद करें और वैक्सीन भी लगवाएं। लेकिन जो घरेलू ख़वातीन हैं उनमें देखा गया है कि वो लोग वैक्सीन लगाने पर अभी भी बहुत बड़ी तादाद है जो कि अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हुई है। इसलिए अब ये शुरू किया गया इंतज़ामिया की जानिब से कि घर घर जाकर के भी उनको लगाई जाएगी, लेकिन वो काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो सिर्फ ज़ुबानी कलाम
नाकामी ही है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अब ये काम शुरू किया जाएगा। रही बात PSL की, तो PSL के लिए यहाँ की कराची की पब्लिक काफ़ी पुरजोश दिखाई देती है, खुसूसन जो नौजवान नस्ल है वो बहुत पुरजोश है। और शायद मोना PSL की वजह से ही मेजॉरिटी जो नौजवानों की है वो वैक्सीनेशन भी करवाने चली जाए, जैसे आप बता रही थी। मोना, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी गुफ्तगू का, आपके वक्त का। और जैसे कि हम PSL का भी जिक्र कर रहे हैं कि PSL आज से शुरू होने जा रहा है, और अभी जैसे मोना बता रही थी कि कराची के बहुत से नौजवान जो कि PSL देखने जाना चाहते हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मौजूद हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि PSL के बहाने ही जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो भी वैक्सीनेशन करवा लेंगे। चलें जी मोना, शुक्रिया आपका। अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ, और था जिसका इंतज़ार वो वक्त भी आ गया जनाब। PSL शुरू हो गया है आज से, यानी कि आज से अब शुरू हो जाएगा। PSL के पहले मैचेस का आज से शुरुआत होगी, और जाहिर सी बात है, अभी जैसे मैं ब्रेक से पहले बात करी थी मोना सिद्दीकी से, तो वो कह रही थी कि जो नौजवान हैं वो इतने एक्साइटेड हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर लिया है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो PCB की जानिब से एलामिया जारी हुआ था उसके मुताबिक जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो ग्राउंड्स में नहीं जा सकेंगे, वो मैचेस नहीं देख सकेंगे। तो इसीलिए अब नौजवान वैक्सीनेशन करवाने भी पहुंच गए हैं कि हम ये मैच मिस ना कर दें PSL के। तो जनाब अब चौकों छक्कों की बरसात होगी, और अब हर तरफ टीवी पे आपको PSL ही नजर आएगा। तो हमने भी सोचा कि हम भी अपने प्रोग्राम में PSL कर लें। तो हमारे साथ PSL के जो हमारे शो के होस्ट हैं इस्मा सकरानी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ उमर फारूक भी हमारे साथ होंगे। इस्मा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है मैंने T20 मैच के बाद आपको आज देखा है। ये न्यू में ऐसा ही होता है, जब भी क्रिकेट सीजन शुरू होता है तो मैं निकल आती हूँ कहीं से। ये मौसमी वो है। ठीक है, जब भी क्रिकेट का मौसम होता है तो फिर मैं आती हूँ। क्रिकेट के मौसम में इसमें नजर आती हैं। उमर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं उमर आप? बिल्कुल खुश हूँ, और PSL आ गई है तो सब खुश, आप भी खुश हैं तो हम भी खुश हैं। जाहिर है हम सब एक्साइटेड हैं कि PSL फिर से शुरू हो गया, और इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो भी पाकिस्तान आएंगे। तो इस चीज़ को जाहिर सी बात है हम सब बहुत एंजॉय करते हैं। आ गए हैं, बल्कि आ गए ऑलमोस्ट 40 के करीब फॉरेनर्स पाकिस्तान में हैं इस टाइम। आ गए हैं, वही मैं कहना चाह रही थी कि आ चुके हैं। जी यही PSL की आई थिंक खूबसूरती है कि आप जो है दुनिया की तमाम कंट्रीज जो क्रिकेट खेलती हैं, फुल मेंबर्स हैं, आया वो एसोसिएट नेशन हैं, सब पाकिस्तान में आते हैं। और यही आई थिंक लीग की जो है ग्लोबल होने की एक निशानी होती है। इसमें तमाम दुनिया के लड़के जो हैं वो आके खेलते हैं, और कुछ ऐसी टीम जो पाकिस्तान नहीं आ रही काफ़ी अरसे से, लेकिन उनके प्लेयर्स अब इस PSL के थ्रू आते हैं। तो एक स्टेपिंग स्टोन है पाकिस्तान में कि तमाम दुनिया के प्लेयर्स को ला के, जो आपकी जैसे आपने बताया कि बच्चे जो हैं जो यंगस्टर्स हैं काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो आई थिंक वो एक्साइटेड इसलिए कि वो अपने सामने इन प्लेयर्स को देखेंगे जिनको शायद टीवी पे देखते आ रहे हैं अब तक। ऐसे ही। अच्छा उमर, आपसे ही मैं सवाल कर लेती हूँ, जो पहला एडिशन था PSL का और जो अब ये 7वां एडिशन होने जा रहा है, आपको क्या डिफरेंट लग रहा है? क्योंकि पहला जब PSL स्टार्ट हुआ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो आपको लग रहा है वो एक्साइटमेंट अब तक बरकरार है? देखिए, जब पहला PSL हुआ था तो आपको पता होगा पिछले 8-10 साल से क्रिकेट नहीं हो रही, तो एक पूरी की पूरी नेशन हंगरी थी गेम को लेके। तो जब पहली दफ़ा क्रिकेट पाकिस्तान में आती है तो एकदम से लोग जो है ना उनकी एक्साइटमेंट डबल हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं। जैसे जब क्रिकेट पहले पाकिस्तान में हुआ करती थी तो शायद क्राउड इतना ज़्यादा बड़े बैलेंस तरीके से आया करता था। तो शुरू में क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, इवन कि टिकट की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा थी, लोग पे करने को तैयार थे। अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, अब कोई ऐसा इशू है नहीं है पाकिस्तान में। अब दुनिया में पाकिस्तान में टीम्स आ भी रही हैं, साउथ अफ्रीका भी, ऑस्ट्रेलिया अगले महीने आना है, उसको आना है। तो आई थिंक अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो अब लोगों की एक्साइटमेंट भी जो है ना वो एक पल्स पे चल रही है। हाइप यस, PSL से पहले से आप लोग एक्साइटेड हैं, ऑलमोस्ट तमाम मीडिया चैनल जो हैं इस पे शो कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर बच्चे को सड़क पे पता है कि PSL आज शुरू हो रही है, कॉलेजेस में पता है, स्कूल में पता है। तो ये एक्साइटमेंट जो है क्रिकेट की जैसे पहले नॉर्मल तरीके से हुआ करती थी एग्जैक्टली वैसे ही है। अच्छा। आपने जो फर्क की बात की है, जो पहला PSL था जो उसकी वजह ये थी एक्साइटमेंट की, जो
कहते ना स्काई रॉकेट वाला जो एक कॉन्सेप्ट था, इतने लोग हाइप अप थे बिकॉज पिछले 8-10 साल क्रिकेट नहीं हो रही थी। तो फर्स्ट टाइम थी, तो वो एक्साइटमेंट डिफरेंट है। अब जो है जो एक्साइटमेंट है वो नॉर्मल हो गई है, तो इसलिए हमें ज्यादा फील नहीं होता। लेकिन जो फैन वो काफी एक्साइटेड है इस चीज को लेकर। और जाहिर सी बात है जो क्रिकेट के फैंस हैं वो तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को देख के इसमें खुश हो जाते हैं। उनके लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि अच्छा जिन प्लेयर्स को हम टीवी पे देखते रहे हैं वो हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हमारे शहर में आ रहे हैं। असमा, कभी आपसे किसी ने ये पूछा कि खवातीन के हवाले से कि खवातीन की एक्साइटमेंट क्या होती है? बल्कि मैं आपसे पूछ ना, मुझे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी एक अपने डिजिटल के लिए एक चंक किया था जिसमें हम इसी पे बात कर रहे थे कि खवातीन के लिए किस तरह से डिफरेंट है। अब मुझे लगता है कोई डिफरेंट नहीं है खवातीन के लिए, एक खेल है जो हम उसको उतना ही पसंद करते हैं। और अब तो बहुत सारी खवातीन क्रिकेट देखती हैं, समझती हैं, बहुत शौक से देखती हैं। हम क्राउड में देखते हैं, जब से विमेन क्रिकेट भी काफी ज्यादा पाकिस्तान में इन हुई है उसके बाद भी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो जो लड़कियां हैं उनकी टीम भी अच्छा कर रही है, बल्कि फातिमा सना जिनको इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। तो हमारी जो वुमेन क्रिकेट है वो भी आगे बढ़ रही है और खवातीन की दिलचस्पी भी बढ़ी है। एक्चुअली मेरी भी जो इंटरेस्ट है क्रिकेट में वो मेरी अम्मी की वजह से आया था, क्योंकि वो देखती थी घर पे। तो हमारे घर पे उल्टा है, हमारे घर पे मर्द हजरात नहीं देखते हैं क्रिकेट, खवातीन देखती हैं और इसीलिए आप इस फील्ड में भी आई हैं। बिल्कुल 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 इसी तरह से, क्योंकि मैं बहुत देखती थी, बहुत लिखती थी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे इस क्रिकेट के बारे में। तो फिर आई गॉट द ऑफर कि शो करें, तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इट्स माय 4th सीजन के मैं कर रही हूँ। अच्छा अस्मा, मतलब एक देखना और एक उस पे शो करना, मतलब मैच पे या क्रिकेट पे शो करना काफ़ी डिफरेंट है मेरा ख्याल है। और पाकिस्तान में लड़कियों में ये स्कोप काफ़ी कम है। अब खैर आ रही हैं आगे लड़कियां, लेकिन काफ़ी कम है। तो जब आपको ये करने का मौका मिला तो कितना आपको एक्साइटमेंट भी हुई कि अच्छा स्पोर्ट्स पे शो है और या क्रिकेट के हवाले से बात करेंगी? मैं क्योंकि बचपन से क्रिकेट देखती थी और मैंने सोचा हुआ था कि मुझे क्रिकेट पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि जो चीज़ आपको इतनी पसंद होती है आप उसमें इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। और जब आप काम भी कर रहे हैं तो फिर तो आपको करना है। यहाँ थोड़ा डिफरेंट हो गया है इस तरह से कि पहले मैं क्रिकेट एज अ फैन देखती थी और आप एज अ फैन देखते हैं और पूरा इंटरेस्ट सिर्फ देखने में होता है। अब ये होता है कि आपको उस पर बात करनी है, उस पर सवाल पूछने हैं, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। सो अब थोड़ा डिफरेंट है। एज अ फैन सिर्फ नहीं देखती हूँ, अब एज अ क्रिटिक देखती हूँ कि अच्छा इस पे बात करनी है हमने शो पे, या अब हर चीज को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। एग्जैक्टली, नोट डाउन करनी पड़ती हैं चीजें कि शो पे बात करनी है। बिल्कुल। उमर, कुछ ये भी इत्तलात हैं कि जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं वो इस मर्तबा कुछ कम आ रहे हैं, मतलब बड़े नाम नजर नहीं आ रहे गालिबन जो अब PSL के लिए प्लेयर्स आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई बिल्कुल सच आपने सुना है। उसकी रीज़न ये कि एट द सेम टाइम BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी चल रही है बांग्लादेश में। तो जब जो लीग्स पैरेलल चल रही होती है तो वहाँ पे प्लेयर जो हैं वो डिवाइड होते हैं। जहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं लड़के वहाँ चले जाते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर थे जो शुरू में PSL से साइन हुए थे, लेकिन जैसे ही BPL अनाउंस हुई, बिकॉज BPL का थोड़ा सा मॉडल जो है डिफरेंट है एज कम्पेयर टू PSL। PSL की जो पॉकेट है वो आपको पता है ड्राफ्ट होता है, उसमें एक $9,50,000 का एक पूरा का पूरा पॉकेट जिसमें प्लेयर्स खरीदे जाते हैं। BPL में ये कि इस पॉकेट से ज़्यादा भी प्लेयर लोग परचेज करते हैं, इससे ज़्यादा पैसा फेंकते हैं वो ताकि प्लेयर्स उनकी तरफ आएँ। तो आई थिंक कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो मोइन अली की बात करें, कुछ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की बात करें तो उन्होंने बांग्लादेश का रुख किया यहाँ पे आने के बजाय। अब इसकी जो प्योरली वजह है वो पैसा है, ज्यादा पैसा दिया गया उनको वहां पे तो वहां चले गए। दूसरी रीजन ये है कि कुछ टीम्स ऐसी हैं जिनकी इंटरनेशनल सीरीज भी चल रही हैं, तो वो अपनी नेशनल ड्यूटी वहां पे निभा रहे हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे। तीसरा रीजन ये कि कुछ क्वारंटीन के जो इश्यूज हैं, कुछ बॉर्डर इश्यूज हैं दुनिया में, जो लड़के जो हैं अपने मुल्क से बाहर निकलना नहीं चाहते, बिकॉज वो डरते हैं कि शायद अगर हम अपने मुल्क से बाहर निकलें तो वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आजकल ट्रैवलिंग 2 साल पहले ट्रैवलिंग डिफरेंट थी, अब ट्रैवलिंग जो है उसमें कोविड टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर कोई पॉजिटिव होता है तो उसको 14 डेज या 10 डेज के लिए क्वारंटीन करना पड़ता है। तो ये एक फेयर है जो बेसिकली होल्ड बैक कर रहा है कुछ लोगों को ट्रैवल करने में। तो ये 3 से 4 रीजन है जिसकी वजह से PSL में इस बार वो स्टार्स नहीं आ पाए जो हम आप पिछले 3-4 साल से देखते आए हैं। तो उमर, कुछ जो खिलाड़ी थे उनमें कोरोना पॉजिटिव भी आ गया है। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने भी कहा था कि सिर्फ जो 25% लोग हैं तमाशाई हैं वो सिर्फ मैच देख सकेंगे, तो इससे PSL महदूद नहीं हो जाएगा? देखिए, चूंकि अब कोविड पिछले 2 साल से चल रहा है, हमें उसके साथ रहना है। और यही बात जो है आपने रिसेंटली देखा होगा, बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में T20 लीग होती है, उसमें एक टीम के 8-8, 9-9 लड़के पॉजिटिव हुए हैं, जिसके बावजूद उन्होंने अपनी लीग को रोका नहीं है। उन्होंने बैकअप के तौर पे लड़कों का रखा, रिप्लेसमेंट लेके आए, अपने ही सिस्टम से लड़कों को लाए और उन्होंने अपनी लीग को पूरा किया उन्होंने।
इस बार जो PSL है एग्जैक्टली अभी PSL शुरू नहीं हुआ, आज शाम 7 बजे मैच है। इससे पहले भी कुछ 5 से 6 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं पाकिस्तान, कराची की बात करें, पेशावर की बात करें, बड़े मेजर प्लेयर जो हैं, इवन कि एक टीम फ्रेंचाइज का कप्तान जो है पॉजिटिव लेके बैठा हुआ है अपने कमरे में, और उम्मीद करते हैं कि वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाए। कुछ प्रोटोकॉल्स PCB ने इस बार इस तरह के बनाए हैं कि आपको रोकना ना पड़े। नॉर्मली जो है PSL में 16 मेंबर का स्क्वाड होता है, अब उन्होंने 20 मेंबर का स्क्वाड किया, और उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ लड़के हैं जो होटल में रखे हुए हैं, यानी 20 का स्क्वाड है। इसके अलावा भी आपके पास 8-10 लड़के रखे हैं उन्होंने। अगर खुदा ना खास्ता इनमें से कोई 3-4 लड़के पॉजिटिव भी हो जाते हैं। इस पे मैं मजीद भी उमर बात करना चाहूंगी। अभी हमने एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपसे इस सिलसिले में मजीद भी बात करेंगे। अस्मा भी हमारे साथ हैं, अस्मा से भी गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। तो हम PSL की बात कर रहे हैं। PSL के मैचेस आज से स्टार्ट हो रहे हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट है, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान एक्साइटेड है। और लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा ब्रेक तो लग रहा है, थोड़े से कम लोगों को देखने की इजाज़त होगी, लेकिन जो लोग जा सकते हैं, फुल वैक्सीनेटेड हैं लोग, उनके लिए तो काफ़ी खुशी की बात है। अच्छा, कुछ एडिशन भी कुछ हुई हैं कुछ खिलाड़ियों की। मैं अस्मा आपसे बात करना चाह रही थी कि उमर अकमल की भी वापसी हुई है, आपके ख्याल में कैसा मौका है उनके लिए? उमर के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उमर एक ऐसा टैलेंट थे जिनको मैं समझती थी कि वो बहुत नाम बना सकते थे अपने लिए, बहुत पाकिस्तान को बहुत कुछ दे सकते थे वो अपने टैलेंट से। लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं जो कि सिर्फ उमर से नहीं हुई हैं, हमारे और भी बहुत से प्लेयर्स थे जिन्होंने बहुत गलतियां की और बहुत टैलेंटेड थे। अगर वो अब तक खेल रहे होते तो क्योंकि देखें उनको अमेरिका गए थे खेलने के लिए, उसके बाद यहाँ पे भी उन्होंने खेली है क्रिकेट डोमेस्टिक में, लेकिन वो जो फिटनेस उन्होंने अपना उसका ख्याल नहीं रखा, 2 साल का बैन था, वापस आए हैं। तो मुझे लगता है फिटनेस मेन कंसर्न होगा उनके लिए अभी। अगर वो अपनी फिटनेस पे काम करते हैं और इस PSL में अच्छा कर पाते हैं तो यू नेवर नो कि क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर तो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो मजीद उनके लिए रास्ते भी आगे खुलेंगे। अच्छा उमर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कामरान अकमल की भी ज़ाहिर से बात है, उनको भी कोरोना हुआ है और उनके भी हवाले से था कि वो भी अब वापस खेलेंगे जो पेशावर ज़ल्मी में, लेकिन अब कोरोना के बाद अभी कामरान को कितना क्वारंटीन में रहना होगा और उसके बाद क्या वो PSL मैच खेलेंगे? बिल्कुल, देखिए जो प्रोटोकॉल है, जब PSL के जो डॉक्यूमेंट है जो मैंने पढ़ा भी है, उस पर एग्जैक्टली ये लिखा है कि अगर किसी को कोविड होता है, अगर उसको सिम्टम नहीं है तो 7 डेज वेट किया जाएगा अगले टेस्ट के लिए। और आई थिंक पहले 2-3 गेम्स तो शायद मिस करेंगे कामरान अकमल। और अभी तो वहाब का भी इशू चल रहा है, क्योंकि वहाब को भी कोविड हुआ था और हैदर अली ने भी अभी आज ही रिकवर किया, आई थिंक उनका नेगेटिव आ गया है। तो पेशावर से तो काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन एक सेट प्रोटोकॉल है कि 7 डेज का वेट किया जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा प्लेयर को, और उसके बाद 2 नेगेटिव टेस्ट की बेस के ऊपर उनको वापस बबल में ऐड किया जाएगा। तो यस, इनिशियली जो 1-2 मैचेस हैं मिस करेंगे कामरान अकमल, लेकिन आई थिंक जो उनका जो प्रोटोकॉल है वो पूरा करने के बाद वापस टीम में वो आ सकते हैं। और अगर यही एक चीज़ है जो मैं आपको बताना पहले चाह रहा था ब्रेक में जाने से पहले कि दुनिया। आप बात पूरी करें, मैं आपसे फिर सवाल करती हूँ। जी बोलिए। आप बात पूरी करें, क्योंकि आप ब्रेक से पहले भी मुझसे बात करना चाह रहे थे। दुनिया में, हाँ बिल्कुल, दुनिया में बेसिकली क्रिकेट अब रुक नहीं रही, तो इसलिए ये बात समझना बड़ा लोगों को लगेगा कि कोविड केसेस आएंगे और आते ही रहेंगे, ऐसा कोई नहीं है। ओमिक्रॉन जितनी स्पीड से चीज़ है, उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि हमें रुकना नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता जो आउटब्रेक है ये बढ़ता किसी टीम के पास 13 से कम लड़के रह जाते हैं तो फिर PSL को रोका जाएगा, और वो भी 7 डेज के लिए रोका जाएगा। 7 डेज को पूरा दोबारा बबल क्रिएट किया जाएगा और दोबारा PSL कराई जाएगी। तो ये अभी जो अगर किसी की माइंड रुकेगा किसी वजह से, खुदा ना खास्ता को प्रॉब्लम होगी, तो आई थिंक अब नहीं होने वाला। बिकॉज दुनिया में एशियंस की बात करें, बिग बैश की बात करें, इंग्लैंड में जो सीरीज हुई उनकी बात करें, दुनिया में क्रिकेट रुक नहीं रही अब। आपको रहने के तरीके आ गए, आपको वो चीट कोड आ गए कि यार आपको कैसे मैनेज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैनेज कैसे करना है। कोविड केसेस जो है दुनिया में कहीं नहीं रुक रहे, बढ़ते जा रहे हैं। कराची की बात करें, आई थिंक 42% से ज़्यादा उनके वहाँ पे रेशो है, लाहौर में भी इंक्रीज होती जा रही है। तो देखिए ये रुकने वाली तो है नहीं है। तो आप एज अ ह्यूमन जो है, आपका कंट्रोल जो है मैनेजमेंट के ऊपर है। तो आपको
اس طریقے سے مینیج کرنا ہے, ان پروٹوکولز کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کروانا ہے کہ آپ کا جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہ رکے نہ. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس پی ایس ایل کو رکنے کا جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے, بیکاز جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہے اس میں, جو پیسہ انوالو ہے وہ اربوں روپے اس میں انوالو ہے. جب آپ ایک پی ایس ایل کو روکتے ہیں, اس کو ڈیلے کر کے 3-4 مہینے بعد لے کے جاتے ہیں, تو کافی فائنینشیل لاسز ہوتے ہیں. تو آئی تھنک پی سی بی جو ہے وہ اس بار نہیں چاہے گا کہ ہم دوبارہ روکیں اس کو اور ہمیں دوبارہ نقصان ہو. اچھا, تو کیا عمر کوئی آلٹرنیٹ کوئی پلیئرز کو بیک اپ پہ نہیں رکھا جاتا کہ اگر تو جیسے ابھی عمر کو یا 2-3 اور کامران کو اور 2-3 اور پلیئرز کو بھی کرونا ہوا ہے, تو اگر تو ان کی مطلب طبیعت نہیں بہتر ہوتی ہے تو پھر کسی اور پلیئر کو ان کی جگہ کھلایا جائے؟ جی بالکل, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نارملی 16 کا اسکواڈ ہوتا ہے, اب انہوں نے 20 کا اسکواڈ کیا اور 20 لڑکے جو ہیں الگ سے رکھے ہوئے ہیں. صحیح. تو کامران کا ریپلیسمنٹ آلریڈی انہوں نے امام الحق کو ٹیم میں ڈال دیا انہوں نے, اور اگر خدا ناخواستہ اگر وہ ریکور نہیں کر پاتے اگلے 3 سے 4 دنوں میں, تو پھر امام کو انہوں نے سلاٹ ان کیا ٹیم کے اندر کہ وہ کیری کریں گے اس کو. تو ہر ٹیم کے پاس آپشن موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپشن ہیں. پہلے آپشن صرف 4 ہوا کرتی تھی, اب 8 سے 10 آپشنز پڑی ہیں آپ کے پاس. تو وہ انہوں نے ورسٹ کیس سینیریو کو دیکھا کہ اگر کسی ٹیم کے پاس 13 سے کم لڑکے رہ جائیں گے تب جا کے پی ایس ایل کو روکا جائے گا. ادروائز اگر کسی ٹیم کے 7 سے 8 یا 10 پلیئر بھی پازیٹیو ہو گئے ہیں اور آپ کا اسکواڈ جو ہے, جو آپ کا بینچ ہے, اس پہ 13 لڑکے موجود ہیں, تب تک آپ کھیل سکتے ہیں. اس کے بعد ایشو ہونا شروع ہوں گے. چلیں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ جو پلیئرز کرونا پازیٹیو ہیں وہ واپس جلدی ٹھیک ہو جائیں اور اپنی گیم میں واپس ہیں, اپنے کھیل میں واپس ہیں. اسما, یہ جو ابھی 2 بڑے چینجز ہوئے ہیں, ایک تو کراچی کنگز کی جو کپتانی ہے وہ بابر کے پاس آئی ہے, اور بلکہ لاہور قلندر نے بھی کافی بولڈ سٹیپ لیا ہے, شاہین شاہ کو انہوں نے کپتانی دی ہے. یہ کیسے چینجز دیکھ رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ بابر کا تو بنتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے وہ پاکستان ٹیم کے کیپٹن ہیں. تو جب آپ ایک فرینچائز سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور اتنا بڑا نام ہے بابر, ابھی کیا کیا اچیو کر لیا انہوں نے. ابھی آپ دیکھیں او ڈی آئی کرکٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا ہے انہیں, اس کے علاوہ آر سی سی کی جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے آف دا ایئر, اس کے کیپٹن ہے. تو مجھے لگتا ہے ان کا کیپٹن وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور بہت اچھا ڈیسیجن ہے کراچی کنگز کا. اس کے علاوہ اگر آپ لاہور قلندرز کی بات کریں تو یہ پہلا بولڈ ڈیسیجن نہیں ہے ان کا. جب انہوں نے سہیل اختر کو کیپٹن بنایا تھا تب بھی ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے, لیکن وہ لوگ اسی چیز کے لیے جانے جاتے ہیں. وہ وہ ایسا کام کرتے ہیں جو کوئی فرینچائز نہیں کرتی. لیکن شاہین شاہ افریدی کی اگر ہم بات کریں تو ٹیلنٹڈ بہت زیادہ ہیں, ینگ ہیں, اور پریشر سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ان کو پتہ ہے. اور ابھی باتیں بھی یہی ہو رہی ہیں کہ سب لوگ یہ بات کریں کہ شاہین شاہ کی کیپٹنسی میں شاید وہ ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا ہے, اور شاید لاہور قلندرز اس دفعہ جو ہے وہ ٹرافی جیت پائے پی ایس ایل کی, کیونکہ 7واں ایڈیشن ہے اور نہیں ہو سکا ہے, یہ ابھی تک نہیں ہو سکا. عمر, آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی کیا رائے ہے, یہ جو 2 کیپٹنز بنے ہیں, چلے بابر اعظم کی تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ بابر اعظم نے بڑی اچھی ایک کیپٹنسی جو تھی وہ لے کر چلے T20 ورلڈ کپ میں بھی اور اس کے پہلے اور بعد میں بھی, لیکن شاہین شاہ افریدی والا کافی وہ تھوڑا ڈرنے والا وہ آپشن نہیں ہے. دیکھیے, میں ابھی آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. جب عمران خان صاحب سے شاہین افریدی آج سے 4-5 دن پہلے ملا ہے, آپ نے شاید خبر دیکھی ہو, تو اس پہ عمران خان صاحب نے اس کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بولی. انہوں نے بولا کہ میں یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ بیٹسمین کپتان ہو سکتا ہے, اور یہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے کہ تم نے اتنی ارلی ایج میں اپنی کپتانی کو لیا, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ فاسٹ بالر جو ہوتا ہے وہی کپتانی اچھی کر سکتا ہے, بیٹسمین بھی اچھے کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے ایمفسائز کیا, تو یہ اس کو ایک اچھا خاصا بوسٹ ملا ہے. دیکھیے, یس میں بھی سرپرائز ہوا تھا. آپ ابھی اسما نے بولا وہ بھی کافی سرپرائز تھی کہ بولڈ سٹیپ ہے, بالکل بولڈ سٹیپ ہے. لیکن دیکھیں, جب آپ نے کسی پلیئر کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, جب آپ دور کا سوچتے ہیں, فیوچر کا سوچتے ہیں, تو آپ ایسے ڈیسیژن لیتے ہیں, اور یہ ایسے ڈیسیژن آپ کو یا شاید ہیلپ کرتے ہیں یا آپ کو ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جاتے ہیں. بٹ شاہین جس طریقے سے ایوالو کر رہا ہے, شاہین جس طریقے سے لیڈ لے رہا ہے, آئی سی سی کا ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ آئی سی سی کا بیسٹ پلیئر آف دا ایئر انہوں نے اس کو قرار دیا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو اس کو انکریج کر رہی ہیں, وہ آلریڈی جو آپ کا پاکستان کا ایک فاسٹ بالر کا جو پیک ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے آلریڈی. مینٹلی طور پہ ہی نوز کے لیڈنگ کرنا کیا ہوتا ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ پورا پاکستان اس پہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے, بیکاز فاسٹ بولنگ کا جو مین جو آپ کا جو ایک لائن اپ ہے اس کے اوپر سب سے اوپر شاہین افریدی کھڑا ہے اس ٹائم, اور دنیا کا بیسٹ بالر وہ بن چکا ہوا ہے. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو بیسیکلی اس کی کپتانی میں اس کو ہیلپ کرے گا. اور اس سے جب میں نے اس دن پوچھا بھی الگ سے کہ شاہین کیسے تم اس کو مینیج کرو گے, تو اس نے بولا یار دیکھو میں انٹرنیشنل کرکٹ تو کھیل رہا ہوں آلریڈی, تو میرے پہ جو پریشر آتا ہے آئی تھنک وہ جب میں یہاں کپتانی کروں گا تو تھوڑا سا میں ہلکا فیل کروں گا جب میں انٹرنیشنل میں واپس جاؤں گا. تو یہ ایک پلیئروں کے لیے لرننگ فیز ہے, اور یہ پی ایس ایل
हाँ, ये एक और इंटरेस्टिंग जो PSL हम जो अभी होने जा रहा है, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मैं नोटिस कराऊं कि इस सीजन में ऑलमोस्ट जो 6 फ्रेंचाइज सबके सब यंग कप्तान है सिवाय वहाब रियाज के। उधर शादाब है, इधर शाहीन है, उधर बाबर है, उधर रिजवान है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको विजुलाइज करें कि आपके पास ये जो अभी प्रेजेंट लॉट है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, वो तमाम लड़के जो हैं वो कैप्टन मटीरियल है और वो कैप्टन कर रहे हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि तमाम कैप्टन हैं वो बिल्कुल यंगस्टर हैं और इस बार PSL का मैच जो है वो यंगस्टर प्लेयर जो कैप्टन हैं उनकी निगरानी में होगा और उम्मीद करते हैं कि जबरदस्त मैच हो। उमर, आपका भी बहुत शुक्रिया, इसमें आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज से PSL के मैचेस शुरू होंगे, हम सब एक्साइटेड हैं कि कैसे मैच होंगे, किस तरह के आज के से जो PSL का 7 एडिशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो किस तरह तमाम प्लेयर्स खेलेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक ऐसी बीमारी के हवाले से अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अगर ये कहा जाए कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए अवेयरनेस देने की कोशिश करें उन लोगों को जिनको इस बीमारी के हवाले से नहीं पता है और कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता या वो खुद या उनके आसपास कोई भी शख्स इस बीमारी में मुब्तला है। क्रोनिक किडनी डिजीज़, थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग नेम है, लेकिन ये ऐसी बीमारी है जो कि आपके गुर्दों पे असर करती है और इसकी क्या अलामात होती हैं, इसके क्या नुकसानात होते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अली सकलैन, एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी हैं, यानी कि हम उनको माहिर अमराज़े गुर्दे भी कह सकते हैं, कह नहीं सकते बल्कि वो हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र। अच्छा, ये जिस बीमारी के हवाले से मैं बात कर रही थी, ये क्या है बेसिकली? जी बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे ये हेल्थ के प्रोग्राम पे बुलाया। तो पुराने का ये जो क्रॉनिक आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, तो हो सकता है हमारे जो नाजरीन हैं उनको क्रॉनिक का ना पता हो। जी। तो कोई भी जो पुरानी बीमारी चल रही है उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। अच्छा। और जो आर्जी चलती के चंद हफ्तों में दिनों में आई है और वो रिवर्स भी हो जाए उसको हम एक्यूट कहते हैं। सही। तो आज का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली गुर्दों की बीमारियों के हवाले से जो हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बताता चलूं कि इसकी अहमियत क्यों इतनी है कि पूरी दुनिया में इस वक्त 850 मिलियन से ज्यादा लोग गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक, चूंकि एक्चुअल जो असली डाटा है वो शायद हम नहीं बना पाते, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का हर 6ठा या 7वां शख्स गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। अच्छा। और आप ये देखें, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, और ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। तो जब हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे तो वो सारी बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि हर 6ठा 7वां शख्स पाकिस्तान में गुर्दे की किसी न किसी बीमारी। अच्छा, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान में आप कह रहे हैं हर 6ठा या 7वां शख्स गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है। अब जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, यानी कि आपने कहा वो बहुत पुरानी जो बीमारियां चल रही होती हैं गुर्दे की, वो होती हैं, तो पाकिस्तान में ये रेशियो कितना है और इसकी क्या सेहत के बाकी जो इश्यूज़ होते हैं उनके साथ मसले होते हैं कि आपके सेहत के और मसले चल रहे हैं तो आप गुर्दों की उन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं? जी जी बिल्कुल, इसका बड़ा ही मजबूत ताल्लुक है इस बात के साथ कि आपके जिस्म में और मसाइल क्या हैं और क्या उनकी वजह से गुर्दे मुतासिर होना शुरू हुए। तो इस बात का जवाब मैं ज़रा इस तरीके से दे देता हूँ कि ये जो गुर्दे की बीमारियां हैं ना, इनकी वजूहात क्या होती हैं। दुनिया में और पाकिस्तान में जो गुर्दे मुतासिर होने की सबसे बड़ी और पहली वजह डायबिटीज़, शुगर। अब आप देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि जो शुगर की बीमारी है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है गुर्दे के मुतासर होने से, और इसीलिए उसको मदर ऑफ ऑल डिजीजेज यानी कि वो तमाम बीमारियों की माँ है। दूसरे नंबर पर जो बीमारी आती है वो है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। अच्छा। आप सिर्फ 2 बीमारियों को देख लें और पूरी दुनिया में खुद एक अंदाजा लगा लें कि कितने मरीज शुगर के होंगे, कितने मरीज ब्लड प्रेशर हाई होने के होंगे, और वो किसी ना किसी स्टेज पर जाकर गुर्दे मुतासर हो जाते हैं। तीसरी जो वजह है इसकी, वो गुर्दे की अंदरूनी बीमारियां हैं, यानी कि वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत जो मुदाफ़ियत है, उसकी वजह से गुर्दे डैमेज होते हैं। चौथी बड़ी वजह गुर्दे में पत्थरियां बन जाना, और गुर्दे की पत्थरी के भी आपने अक्सर मरीज सुने होंगे, बल्कि मैं तो कहीं ना कहीं सुनती रहती हूँ हर दूसरे शख्स का कि पत्थरी हो गई। 5वीं बड़ी वजह जो कि मैं समझता हूँ कि अगर हम सही रिसर्च और सही सारा डाटा पाकिस्तान का इकट्ठा करें
تو یہ شاید وجہ ٹاپ 2 یا 3 میں آ جائے، اور یہ میرے ہر پروگرام میں اس کو میں اسی طرح بتاتا ہوں، کیونکہ سیلف میڈیکیشن یعنی کہ دوائیوں کا خود، اور پورا پاکستان ہی، یعنی کہ اگر ہماری 22-23 کروڑ عوام ہے نا، تو ہم آج کل مسالے دیتے سارے ڈاکٹر ہیں، اور پاکستان کا ہر گھر منی میڈیکل سٹور ہے، آپ کے پاس ساری دوائیاں پڑی ہوں گی۔ ان دوائیوں میں سے خصوصاً جو گردوں کو متاثر کرنے والی جو کامن چیز ہے نا، وہ پین کلرز ہیں، درد کی دوائیوں کا استعمال، اور بیجا کرتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا اس بات کو، یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ پتہ بھی ہو نا تو ایک رویہ ایسا ہے کہ کوئی بھی درد ہے پین کلر اٹھا لینا، کوئی ڈاکٹر سے ہم نے مشورہ نہیں کرنا، کوئی ہم نے نہیں پوچھنا کہ بھی کیا ہم وہ دوائیاں، اور پھر یہ کہ ان دوائیوں کا استعمال ہم لمبا عرصہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے، ہم لمبا عرصہ بغیر کسی ڈاکٹر سے پوچھے کرتے رہتے ہیں، تو الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وہ پھر حصے متاثر ہوتے ہیں۔ چھٹی جو وجہ ہے وہ ہماری جو جینیٹک فیکٹرز ہیں وہ آتے ہیں، کہ یعنی کہ گردے میں تھیلیاں بن جانا، کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر خاندان میں کسی ایک کو ہیں تو آگے وہ ٹرانسفر، لیکن اس کی ریشو بہت کم ہوتی ہے۔ مطلب جینیٹک جو اس میں ڈیزیز ہیں وہ بہت کم ریشو ہے، بہت کم ریشو ہے، لیکن یہ جو پہلے 6 فیکٹر میں نے آپ کو گنوائے ہیں، یہ سب سے، اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سارا کتنا تعلق ہے دوسری بیماریوں کا بھی ان گردوں کے ساتھ، اور گردے کتنے حساس ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ شوگر جس مریض کو ہے 10 سال کے بعد، مثلا 10 سال سے ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے، تو 10 سال کے بعد اس بات کا قوی امکان ہے، اگر اس نے اپنی شوگر کی طرف توجہ نہیں رکھی تو 3 حصے اس کے متاثر، آنکھیں، گردے اور دل، اور تینوں ہمارے کتنے اہم اعضاء ہیں۔ اہم مطلب ہم اگر آنکھوں کی روشنی چلی جائے تو کیا تکلیف ہے، یہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے، پتہ ہوگا۔ دل کے اٹیک ہونے کی باعث ہے، جی، اور دل کے اٹیک بھی شوگر کے مریضوں میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور گردے کی بیماریوں کی تو میں نے پہلے بتا دیا کہ سب سے بڑی وجہ ہی شوگر ہے۔ تو اس لیے جسم میں آپ کی کوئی بھی بیماری اس طرح چل رہی ہے، گردے اتنے نازک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے اندر یہ جو گردوں کا جوڑا رکھا ہوا، پیر ہے نا، 2 ہیں، اس کی ذرا فنکشن کی آپ اہمیت دیکھیں کہ یہ کام کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم سارا دن کھاتے پیتے ہیں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، جتنی باڈی کو ضرورت ہے وہ ہمارے جسم نے جذب کر لینی ہے، بالکل، ہمارے ٹیشوز نے، کھانا کھایا ہم نے یا پانی پیا، فور ایگزامپل کہ ہم سوچتے ہیں جی کہ 2 لیٹر پانی، ایک ایوریج جو عام ہیلتھی بندہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ 2 لیٹر پانی پینا چاہیے، وہ 2 لیٹر پانی پیتا ہے، کوئی بھی نہیں پیتا۔ اچھا، آپ نے 2 لیٹر 1.5 لیٹر پی لیا، اگر آپ ڈیلی یہ پانی پیتے جائیں تو آپ کی تو جسم پھول جائے گا نا، یہ ڈیلی 1.5 لیٹر آپ کی باڈی میں ریٹین تو نہیں ہوتا۔ کیا ہو رہا ہے کہ جسم کو جتنی ضرورت ہے وہ جذب ہو گیا، اب آگے گردوں کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ ہر چیز ایکسٹرا اس نے جسم سے باہر نکال دینی ہے، تو ہم پیشاب کے راستے وہ لیکوڈ بھی خارج کر دیتے ہیں، پیشاب کے ہی راستے مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ فروٹس لیتے ہیں، ویجیٹیبل، وائٹامنز، کوئی بھی ہر چیز ہمارے جسم میں جا رہی ہے نا کھانے کی صورت میں، وہ جب معدے سے ہضم ہو گئی اس کے بعد وہ جگر میں گئی، اس کا میٹابولزم، اور اب وہ بلڈ کی سرکولیشن میں آ گئی، یہاں پہ جتنی پروٹین چاہیے، فیٹ چاہیے جسم کو، وہ جذب ہوگی، ہر چیز گردوں نے ہی خارج کرنی، کیونکہ وہ ایکسٹرا چیز باڈی میں نہیں روک سکتے جب تک کہ ان کا فنکشن ٹھیک چلتا ہے۔ پھر اگلا فنکشن دیکھیں جی، ہمارے بڑا عام ہے کہ جی جگر خون بناتا ہے، ہاں جی، خون کی کمی ہو جائے تو سب سے پہلی بات عام روٹین میں کہ جگر سے۔ آج میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ جسم کے خون کا جو 25% حصہ ہے وہ گردے ادا کرتے ہیں خون بنانے کا۔ گردوں میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم اریتھروپوئٹین کہتے ہیں، تو وہ خون بنانے میں 25% کردار ادا کرتا ہے، تو یعنی کہ جب گردے متاثر ہوں گے تو خون کی کمی بھی ہوگی، اور یہاں پہ بہت سارے ہمارے لوگ اور عام ڈاکٹر بھی بعض دفعہ یہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ وہ
خون کی کمی والے مریض کو جگر کی بیماری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن آخر پہ جا کر وہ گردوں کا مسئلہ نکلتا ہے، یہ فنکشن بھی اس کے اندر ہے۔ اچھا، اب ہماری ہڈیوں کا آ جائیں کہ ہمارے جسم میں کیلشیم، فاسفورس، وائٹامن ڈی، اس کا ایکٹیو جو سیگمنٹ ہے یہ سارا گردوں میں پرفارم ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جسم کی کون سی چیز ایسی بچتی ہے؟ نمکیات، ہم سارا دن نمک کھاتے ہیں، ہمارے کھانے میں بھی جاتا ہے، ہم سارا دن دودھ پیتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں، تو یہ جتنے بھی نمکیات کا ان کا بیلنس بھی کرنا ہے تو گردوں نے کرنا ہے۔ کیا بہترین اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کا یہ ایک ایسا پورا نظام ہے، اور ایسا یہ پارٹ ہے کہ آپ کی پوری باڈی کو مطلب کلیئر کرتا ہے، کلین کرتا ہے، آپ کی ساری، اسی لیے فاضل مادوں کا اخراج، پانی کا اخراج، خون بنانے میں کردار، تو ان کا کردار پورے جسم کی بناوٹ میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ جو بیسک کچھ ریزنز بتا رہے تھے جس سے گردے خراب ہو سکتے ہیں، اس میں میرے ذہن میں آیا کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہم اکثر ان کو دیکھتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ایک تو بلڈ پریشر کا مریض لازمی ہوگا، کہ وہ جو میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر بس لمبے عرصے تک کھاتے رہتے ہیں اور کوئی ٹیسٹ نہیں کرواتے، کچھ نہیں کرواتے، پھر کوئی نہ کوئی علامتیں ایسی بتا رہے ہوتے ہیں، اچھا مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، گردوں کی سائڈ پہ تکلیف ہو رہی ہے یا کچھ اور، تو وہ یہ جو بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں یہ گردوں پہ کتنا اثر کرتی ہیں؟ اچھا، بلڈ پریشر سے میں اس حوالے سے بھی بات کر دوں کہ جو بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اور اس کا پورے جسم میں جو ریگولیٹ، اس کے نظام کو بیلنس رکھنا، یہ کام بھی گردوں کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے ان دوائیوں کا تعلق بھی گردوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب میں ایک بات، جو سوال ہے کہ جی اگر بلڈ پریشر ہائی والی دوائیاں ہم لمبا عرصہ استعمال کرتے ہیں تو کیا وہ دوائیاں گردے پہ افیکٹ کر سکتی ہیں؟ یہ بڑی کامن مت ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی، عام لوگوں پہ بھی، مریض ہمارے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جی کہ اچھا جی میں 2 سال سے یہ بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہا ہوں لیکن مجھے کسی نے بتایا جی کہ آپ کے گردے متاثر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، اچھا، بلکہ بلڈ پریشر کی دوائی آپ استعمال نہ کریں اور بلڈ پریشر ہائی رہے تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے جو وجوہات بیان کی ہیں اس پہ دوسرے نمبر پہ کون سی وجہ ہے؟ ہائی بلڈ پریشر۔ تو ہائی بلڈ پریشر رہے گا تو گردے ڈیمیج ہوں گے۔ دوائیاں کچھ ایسے گروپ ہیں جن کے سٹارٹ کے کرنے سے گردوں کا تھوڑا سا ایفیکٹ آ سکتا ہے، لیکن اس لیے میں نے کہا ہے کہ جب آپ اپنے معالج کے پاس ہوں گے نا تو وہ پہلے 10-15 دن میں آپ کے گردے کے ٹیسٹ کرا کے دیکھ لے گا کہ یہ دوائی آپ کو سوٹ کر رہی ہے، ادھر پرابلم تو نہیں کر رہی۔ اس کے بعد اس دوائی کا لانگ ٹرم آپ کے گردوں پہ افیکٹ اتنا نہیں آئے گا، بلکہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا تو گردے محفوظ رہیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں گردوں کے مطلب جو سب سے کامن کوئی ٹیسٹ ہو وہ کون سا کروانا چاہیے اور کتنے عرصے بعد کروانا چاہیے؟ اچھا، میں وہ بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ ٹیسٹ پہ جائیں تو ناظرین کے لیے ایک بڑی اہم چیز جی کہ اس بیماری کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ جی، علامات کے بعد ہم ٹیسٹوں پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ چیز لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو میں ناظرین سے ابھی بات، یا ویسے بھی فیملی ممبر تو ساری عزیز ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہمارے چہرے پہ اور خصوصاً ہماری آنکھوں کا جو نچلا حصہ ہے یہاں پہ سوج آ جائے تو یہ نارمل نہیں ہے۔ اچھا، یہ مطلب اکثر نارمل لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ سو گئے یا کم سوئے اس وجہ سے سویلنگ ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پرابلم ہے تو پہلی علامت یہ نوٹ کریں۔ صحیح۔ دوسری علامت جو سب سے زیادہ اہم ہے، دیکھیں ہم پیشاب کرتے ہیں جب، تو پیشاب کرتے ہوئے تھوڑی سی اگر غور کیا ہو تو چند سیکنڈز کے لیے اس کے اوپر جاگ بنتی ہے، فوم بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اگر آپ نے پیشاب کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ جاگ بنی ہے اور پورا وہ فومی یورن ہے اور وہ پیشاب جو ہے وہ جاگ اسی طرح سٹے کی ہوئی ہے کافی ٹائم تک، یہ پہلی نشانی ہوتی ہے کہ گردوں کے فلٹر اندر سے ڈیمیج اور پروٹین کا اخراج شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، مزے کی بات بتاؤں کہ کیوں میں اس پہ زیادہ توجہ دلا رہا ہوں؟ یہاں تک جو شروع کی یہ سٹیج ہے نا، آپ جتنے بھی بلڈ ٹیسٹ کریں گے نا، اس لیے میں ٹیسٹوں کو میں نے بعد میں آپ کو کہا کہ میں آنسر کروں گا، کہ بلڈ کے ٹیسٹ یہاں پہ سارے نارمل آئیں گے،
لیکن ڈیمیج شروع ہو چکا ہے. تو یہ واحد ٹیسٹ یورین کمپلیٹ ہوگا جو کہ آپ کو بتا سکے گا کہ بھی اگر وہاں سے پروٹین ٹریس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم سٹارٹ ہو گیا. اچھا سوری میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جن لوگوں کو یورین بہت زیادہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں 1 گھنٹے میں 2 سے 3 بار واش روم تو لازمی جانا پڑتا ہے, کیا یہ بھی گردوں کی تکلیف ہوتی ہے؟ جی بالکل اس سے ہو سکتی ہے, لیکن اس کی وجہ اور ہے. اچھا. اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ پیشاب میں, مثانے میں, گردوں میں انفیکشن ہو جائے تو وہ اس سے اریٹیشن ہوتی ہے تو وہ بار بار یورین کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں اور وہ 50 سال سے زیادہ کی عمر والے ہیں, ان میں پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے بڑھ جاتا ہے, اس کی وجہ سے بلیڈر فل رہنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس سے ہوتے ہیں. لیکن وہ دوسرا اس کا فیکٹر ہے. اس میں جو فیکٹر ہے وہ جاگ کا بننا زیادہ اور سٹے کرنا. اگلی علامت آپ سنیں, آپ ٹانگوں پہ یا پاؤں پہ آپ ہاتھ سے دبا کے رکھیں اور اگر وہاں پہ گڑا پڑ جائے, سوج ہو, یہ بھی گردوں کی بیماری کی علامت ہے. اچھا میں نے ذکر کیا تھا کہ خون کی کمی ہو جانا. اب کوئی ایک نارمل صحت مند بندہ ہے لیکن جی خون کی کمی ہے, کوئی وجہ بھی نہیں مل رہی, لازمی گردوں کی طرف سوچیں. اچھا. جیسے جیسے یہ بیماری آگے بڑھتی ہے تو چونکہ گردوں کے فنکشن میں جو میں نے باتیں کی تھی نا کہ جو فاضل مادوں کا اخراج, بیسیکلی تو پیشاب یہ ہے نا. جی جی بالکل. اب یہ فاضل مادے جب خارج نہیں ہوں گے جسم سے, کیونکہ گردے نکارا ہو گئے نا, گردے کام نہیں کر رہے, تو یہ سارے فاضل مادے آپ کے خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہوگا, بو کی کمی ہو جائے گی, آپ کو الٹیاں آنی شروع ہو جائیں گی, آپ کو جس طرح وہ متلی والا دل ہوتا ہے اب آگ سے آتے ہیں, آپ کو وہ والی حالت, نکاہت, سستی, آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا, کیونکہ یہ سارے فاضل مادے اب خون میں جمع ہو کے آپ کے سارے جسم پہ اثرات کر رہے ہیں. اور جیسے جیسے بیماری آگے بڑھے گی یہ جو سوج ہے اور بڑھے گی, آپ کے پھیپھڑوں میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا, ہارٹ پہ لوڈ پڑے گا, سانس پھولنا شروع ہو جائے گا. تو یہ میں نے چند ایک چیزیں بتائی ہیں, ان میں سے کوئی بھی چیز آسان کر کے یہ آپ کا سانس پھول رہا ہے, آپ کو سوجیں پڑی ہوئی ہیں, آپ کو متلی آ رہی ہے, آپ کے خون کی کمی ہے, آپ کے پیشاب میں جاگ بن رہی ہے, لازمی معالج سے رجوع کریں اور گردوں کے ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور کروا لیں. ڈاکٹر صاحب یہ بہت ضروری اور اہم میرا خیال ہے بہت بیسک باتیں ہیں جو کہ آپ نے گردوں کے حوالے سے بتائی ہیں, اور میرا خیال ہے ہم سب کو لازمی ان چیزوں کو چیک بھی کرنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں ایک بیسک ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے. تو وہ ٹیسٹوں کی آپ نے بات کی تھی, تو اس میں یہ ہے کہ بلڈ ایک CBC ٹیسٹ ہے, ایک یورین کمپلیٹ ہے, گردے کے فنکشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے یوریا اور کریٹنین, یہ خون کا ٹیسٹ ہے, اور ایک الٹرا ساؤنڈ. اچھا اگر ہر صحت مند بندہ سال میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ کرا لے, جس کی ہم تبھی ٹیسٹ کروا کے اپنے آپ کو بچا لیں تو زیادہ بہتر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. آخری میسج صرف میری طرف سے جو میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ ان ساری باتوں کے بعد اگر ہمارا صحت مند معاشرہ جو ہے صحت مند پاکستان کی نشانی ہے, اور یہی ہونا چاہیے. بالکل, بہت اچھی باتیں کی آپ نے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک چھوٹی سی بریک سے ابھی ہم واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.